अध्याय 14 स्नेप की दुर्भावना। उस रात को गरुड़द्वार में किसी को भी नींद नहीं आई। वे जानते थे कि महल की फिर से तलाशी हो रही है। पूरा हाउस रात भर हॉल में बैठकर ये सुनने का इंतजार करता रहा कि क्या ब्लैक को पकड़ लिया गया है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने सुबह आकर उन्हें बताया कि वह दोबारा भाग गया है। अगले दिन वे जहां भी गए वहां उन्हें ज्यादा कड़ी सुरक्षा नजर आई। प्रोफेसर फ्लिटविक महल के अगले दरवाजे को सीरियस ब्लैक की बड़ी तस्वीर दिखाकर उसे पहचानना सिखा रहे थे। फिल्च गलियारों में घूमकर दीवारों की छोटी छोटी दरारों और चूहे के बिलों को बंद कर रहा था। सर कैटोगन को हटा दिया गया था। उसकी तस्वीर एक बार फिर 7वीं मंजिल की वीरान जगह पर पहुंच गई थी। मोटी औरत एक बार फिर लौट आई थी। हालांकि उसका हुलिया तो बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन वह अब भी बहुत घबराई हुई थी। वह इसी शर्त पर फिर से हाउस की रखवाली करने के लिए तैयार हुई थी कि उसे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। उसकी रक्षा के लिए 2 बुरे दिखने वाले दैत्यों को पहरेदार बनाया गया था। वे गलियारे में डरावने अंदाज में घूमते रहते थे, हुंकारों में बात करते थे और अपने अपने मुदगरों की तुलना करते थे। हैरी यह देखे बिना नहीं रह सका कि तीसरी मंजिल पर एक आंख वाली चुड़ैल की मूर्ति पर अब भी कोई पहरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज का यह अनुमान सही था कि सिर्फ वे ही और अब हैरी, रॉन और हरमाइनी भी उसके भीतर छिपे खुफिया रास्ते के बारे में जानते थे। हैरी ने रॉन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है हमें इसके बारे में किसी को बता देना चाहिए? यह बात तो तय है कि वो हनीड्यूक्स के रास्ते से नहीं आ रहा है, रॉन ने मना करते हुए कहा। अगर दुकान का ताला टूटा होता तो हमें अब तक खबर लग जाती। हैरी खुश था कि रॉन इस दिशा में सोच रहा था। अगर एक आंख वाली चुड़ैल का रास्ता बंद हो जाता तो वह दोबारा कभी हॉग्समीड नहीं जा पाता। रॉन तत्काल मशहूर हो गया। जिंदगी में पहली बार लोग हैरी के बजाय उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे और यह स्पष्ट था कि रॉन को भी इसमें मजा आ रहा था। हालांकि रात की घटना की वजह से वह अब भी बुरी तरह हिला हुआ था, लेकिन वह उसके बारे में सबको खुशी खुशी बताता था और पूरे विस्तार से बताता था। मैं सोया हुआ था, तभी मेरे कान में आवाज आई जैसे कोई चीज फट रही हो। मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैं जाग गया। मेरे बिस्तर के पर्दे का एक हिस्सा नीचे गिरा हुआ था। मैंने करवट बदली और तब जाकर मैंने देखा कि वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था, किसी कंकाल की तरह। उसके बाल बहुत गंदे और बड़े थे। उसके हाथ में बहुत लंबा चाकू था, 12 इंच का होगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैं चीखा और वो भाग गया। वह भाग क्यों गया? रॉन ने हैरी से पूछा जब उसकी खौफनाक कहानी सुन रही सेकेंड ईयर की लड़कियां वहां से चली गईं। वह भाग क्यों गया? हैरी भी इसी बात पर हैरान हो रहा था। अगर ब्लैक गलत बिस्तर पर पहुंच गया था तो फिर वह रॉन को खामोश करके हैरी की तरफ क्यों नहीं बढ़ा? ब्लैक ने 12 साल पहले यह साबित कर दिया था कि वह बेकसूर लोगों की हत्या करने से परहेज नहीं करता है, और इस बार तो उसके सामने 5 निहत्थे लड़के थे जिनमें से 4 सो रहे थे। वह जानता होगा कि तुम्हारी चीख सुनकर लोग आ जाएंगे और उसे महल से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी, हैरी ने सोचते हुए कहा। तस्वीर के छेद से बाहर निकलने से पहले उसे पूरे हाउस को मारना पड़ता, फिर उसे टीचर्स से भी मुकाबला करना पड़ता। नेविल की हालत बहुत शर्मनाक थी। प्रोफेसर मैकगोनागल उससे इतनी ज्यादा नाराज थी कि उन्होंने उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया था कि वह अब कभी हॉग्समीड घूमने नहीं जा पाएगा। उन्होंने उसे सजा भी दी थी। इसके अलावा उन्होंने सबको हिदायत दी थी कि कोई भी नेविल को पासवर्ड नहीं बताए। बेचारे नेविल को हर रात को हॉल के बाहर इंतजार करना पड़ता था ताकि कोई उसे अपने साथ हॉल के भीतर ले जाए। जब पहरेदारी कर रहे दैत्य उसकी तरफ गुस्से से घूरते थे तो वह दहल जाता था। बहरहाल इनमें से कोई भी सजा उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसकी दादी ने उसे दी थी। ब्लैक की घुसपैठ के 2 दिन बाद उसकी दादी ने नेविल को एक भोंपू भेजा। यह वह सबसे बुरी चीज थी जो हॉगवर्ट्स के किसी भी विद्यार्थी को नाश्ते के वेज पर मिल सकती थी। स्कूल के उल्लू बड़े हॉल में पंख फड़फड़ाते हुए आए। वे हमेशा की तरह डाक लेकर आए थे। एक बड़ा करेल उल्लू अपनी चोंच में लाल लिफाफा दबाकर नेविल के सामने पहुंचा। नेविल के मुंह से आह निकल गई। हैरी और रॉन नेविल के सामने ही बैठे थे। उन्होंने झट से पहचान लिया कि यह भोंपू था। रॉन को पिछले साल उसकी मम्मी ने एक भोंपू भेजा था। दौड़ लगाओ नेविल, रॉन ने सलाह दी। नेविल ने तत्काल यही किया। उसने लिफाफा उठाया और उसे बम की तरह पकड़ते हुए हॉल से बाहर भागा। यह देखकर नागशक्ति की टेबल पर ठहाके गूंजने लगे। प्रवेश हॉल में भोंपू में विस्फोट हो गया और नेविल की दादी की आवाज गूंजने लगी। जादू की वजह से उनकी आवाज सामान्य से 100 गुना तेज हो गई थी। वे चिल्ला चिल्ला कर नेविल को फटकार लगा रही थी कि उसकी वजह से पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक गया है। हैरी नेविल के लिए इतना दुखी हो रहा था कि वह यह देख ही नहीं पाया कि उसके लिए भी एक चिट्ठी आई थी। हेडविग ने उसकी कलाई पर अपनी चोंच मारकर उसका ध्यान खींचा। आउच! ओह, धन्यवाद हेडविग। जब
हेडविग नेविल की कॉर्नफ्लेक्स वाली प्लेट से खाने लगी तो हैरी ने अपना लिफाफा खोला। अंदर चिट्ठी में लिखा था, प्रिय हैरी और रॉन, आज शाम को लगभग 6 बजे हमारे साथ चाय पीने के बारे में क्या विचार है? हम आकर तुम्हें महल से ले जाएंगे। प्रवेश हॉल में हमारा इंतजार करना। तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हैग्रिड। शायद वह ब्लैक के बारे में पूरी कहानी सुनना चाहता होगा, रॉन बोला। उस शाम 6 बजे हैरी और रॉन गरुड़द्वार टावर से बाहर आए। वे पहरेदारी कर रहे दैत्यों के पास से दौड़ते हुए निकले और प्रवेश हॉल की तरफ बढ़े। हैग्रिड पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अच्छा हैग्रिड, रॉन बोला, मुझे लगता है कि तुम शनिवार की रात वाली घटना के बारे में सुनना चाहते होगे, है ना? हमने उसके बारे में सब कुछ पहले ही सुन लिया है, हैग्रिड ने महल का सामने वाला दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर ले जाते हुए कहा। ओह, रॉन थोड़ा निराश दिखने लगा। हैग्रिड के केबिन में दाखिल होने पर उन्हें जो पहली चीज दिखी वह बकबीक था। वह हैग्रिड के पैबंद लगे गद्दे पर पसरा हुआ था। उसके विशाल पंख उसके शरीर के पास कसकर बंधे थे। वह किसी मरे हुए जानवर को खाने में जुटा था। इस अप्रिय दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी ने वार्डरोब के दरवाजे पर लटकी चीजें देखीं। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक पीली और नारंगी टाई थी। वहाँ एक बड़ा और भूरा सूट भी टंगा था। हैरी ने पूछा, यह सब किस लिए है हैग्रिड? खतरनाक प्राणी का आत्मा समिति के सामने बकबीक का मुकदमा है, हैग्रिड ने कहा। इस शुक्रवार को हम उसे लंदन लेकर जा रहे हैं। हमने नाइट बस में 2 बिस्तर रिजर्व भी करवा लिए हैं। हैरी अपराधी महसूस करने लगा। वो बिल्कुल भूल ही गया था कि बकबीक का मुकदमा इतना करीब है, और रॉन के चेहरे पर आए परेशानी के भाव देखकर वह समझ गया कि रॉन भी यह बात पूरी तरह भूल गया था। वे अपना यह वादा भी भूल गए थे कि वे बकबीक के पक्ष में सबूत इकट्ठा करने में मदद करेंगे। फायरबोल्ट के आने के बाद उनके दिमाग से यह बात बिल्कुल ही निकल गई थी। हैग्रिड ने उनके लिए चाय उड़ेली और उन्हें एक प्लेट नाश्ता दिया। हैरी और रॉन ने नाश्ते को छुआ तक नहीं। हैग्रिड की पाक कला के बारे में उन्हें कोई खास अच्छे अनुभव नहीं थे। हमें तुम दोनों से कुछ बातचीत करनी है, हैग्रिड ने उन दोनों के बीच में बैठते हुए कहा। वह असामान्य रूप से गंभीर दिख रहा था। हैरी ने पूछा, किस बारे में? हरमाइनी के बारे में, हैग्रिड ने कहा। रॉन ने पूछा, हरमाइनी को क्या हुआ? वह बहुत परेशान है। क्रिसमस के बाद वो हमसे कई बार मिलने आई है। अकेलापन महसूस कर रही है। हैरी, पहले तो तुम अपनी फायरबोल्ट के कारण उससे बात नहीं कर रहे थे, और रॉन, अब तुम उससे इसलिए बात नहीं कर रहे हो क्योंकि उसकी बिल्ली ने इस कैबस को खा लिया, रॉन ने गुस्से से वाक्य पूरा किया। क्योंकि उसकी बिल्ली ने वही किया जो सभी बिल्लियां करती हैं, हैग्रिड ने दृढ़ता से आगे कहा। शायद तुम ये बात नहीं जानते हो, लेकिन वह इस बारे में कई बार रो चुकी है। इस समय उसे पढ़ाई में बहुत मुश्किल आ रही है। हमारे हिसाब से उसने अपने मुंह में इतना बड़ा कौर भर लिया है कि उससे चबाते नहीं बन रहा है। उस पर पढ़ाई का बोझ भारी है, लेकिन इसके बावजूद उसने बकबीक के मुकदमे में हमारी मदद करने का समय निकाल लिया। उसने सचमुच बहुत अच्छे सबूत खोजकर हमें दिए हैं। हमें लगता है अब उसके बचने की काफी संभावना है। हैग्रिड, हमें माफ कर दो, हमें भी मदद करनी चाहिए थी, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, हैग्रिड ने हैरी की माफी को एक तरफ करते हुए कहा। ईश्वर जानता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। हमने तुम्हें दिन रात क्विडिच की प्रैक्टिस करते देखा है, लेकिन हम तुम्हें बता दें, तुम दोनों को झाड़ुओं या चूहों के बजाय अपने मित्र को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमें बस इतना ही कहना है। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ परेशानी से देखा। रॉन, जब ब्लैक ने तुम्हें लगभग चाकू से मार ही दिया था तब वो सचमुच बहुत दुखी थी। हरमाइनी बहुत अच्छी लड़की है, इसके बावजूद तुम दोनों उससे बात नहीं कर रहे हो। अगर वो उस बिल्ली से पीछा छुड़ा ले तो मैं उससे दोबारा बात करने लगूंगा, रॉन ने गुस्से से कहा। लेकिन वह तो उसे गोद में लिए घूमती है। वह बिल्ली पागल है, लेकिन हरमाइनी उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती है। देखो, लोग लगभग अपने पालतू जानवरों के बारे में कई बार थोड़े सनकी होते हैं, हैग्रिड ने समझदारी से कहा। उसके पीछे बकबीक ने मुर्दा जानवर की कुछ हड्डियां हैग्रिड के तकिए पर गिरा दी। इसके बाद उन्होंने इस बारे में बात की कि क्विडिच कप में गरुड़द्वार के जीतने की कितनी संभावना बढ़ गई है। 9 बजे हैग्रिड उन्हें महल तक छोड़ने आया। हॉल में लौटने पर उन्होंने देखा कि बहुत से विद्यार्थी नोटिस बोर्ड के आसपास खड़े थे। हॉग्समीड अगले सप्ताह। रॉन ने नए नोटिस को पढ़ने के लिए सिरों के ऊपर से झांक कर देखा। जब वे बैठ गए तो रॉन ने धीरे से पूछा, तुम भी चलोगे? देखो, फिल्च ने हनी ड्यूक्स वाले खुफिया रास्ते पर कोई पहरेदार नियुक्त नहीं किया है, हैरी ने और भी धीमे से कहा। हैरी, उसके दाएं कान में एक आवाज आई। हैरी चौंक गया और उसने पलट कर देखा। हरमाइनी उनके ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठी थी और बीच में बनी पुस्तकों की दीवार के कारण वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। हरमाइनी बोली,
हैरी, अगर तुम दोबारा हॉग्समीड गए तो मैं प्रोफेसर मैकगोनागल को नक्शे के बारे में बता दूंगी। देखा हैरी, वो क्या बोल रही है? रॉन हरमाइनी की तरफ देखे बिना ही घुर्राया। रॉन, तुम उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? सीरियस ब्लैक ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं सचमुच बता दूंगी। तो अब तुम हैरी को स्कूल से निकलवाना चाहती हो? रॉन ने गुस्से से कहा। क्या तुम इस साल हमें पहले ही काफी नुकसान नहीं पहुंचा चुकी हो? हरमाइनी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी क्रुक्षेंस हल्की सी आवाज निकालते हुए उछलकर उसकी गोद में बैठ गई। हरमाइनी ने डरते डरते रॉन के चेहरे की तरफ देखा और क्रुक्षेंस को उठाकर तेजी से लड़कियों के कमरों की तरफ चल दी। तो अब ऐसा करते हैं, रॉन ने हैरी से कहा, जैसे उनकी बातचीत में किसी ने वादा डाली ही ना हो। पिछली बार तो तुम कुछ भी नहीं देख पाए थे, तुम तो जोंको की दुकान में गए भी नहीं थे। हैरी ने आसपास देखकर तसल्ली कर ली कि हरमाइनी तो नहीं सुन रही है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं इस बार अपना अदृश्य चोगा भी साथ लेकर चलूंगा। शनिवार की सुबह हैरी अदृश्य चोगे को बैग में और नक्शे को जेब में रखकर बाकी सबके साथ नाश्ता करने गया। हरमाइनी टेबल पर उसे शक भरी निगाहों से देखती रही, लेकिन हैरी ने उससे नजरें नहीं मिलाई। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि बाकी विद्यार्थियों के बाहर निकलते समय हरमाइनी यह देख ले कि वो प्रवेश हॉल में संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर वापस ऊपर जा रहा था। अच्छा, हैरी ने रॉन से कहा, लौटकर मुझे बताना कि तुमने क्या क्या देखा। रॉन ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी। हैरी फुर्ती से तीसरी मंजिल पर गया और अपनी जेब से नक्शा निकाला। एक आंख वाली चुड़ैल के पीछे छिपते हुए उसने नक्शे की तह खोली। एक छोटा सा बिंदु उसकी तरफ आ रहा था। हैरी ने उसके नाम को गौर से देखा। उस बिंदु के पास लिखा था नेविल लॉन्ग बॉटम। हैरी ने तत्काल अपनी छड़ी बाहर निकाली और बुदबुदाया, नीचे धस। फिर उसने अपना बैग मूर्ति के छेद में डाल दिया, लेकिन वह उसमें घुस पाता इससे पहले ही नेविल मोड़ पर आ गया। हैरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी हॉग्समीड नहीं जा रहे हो। हाय नेविल, हैरी ने तत्काल मूर्ति से दूर हटते हुए और नक्शे को अपनी जेब में रखते हुए कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, नेविल ने कंधे उचकाए। एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलोगे? अभी नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मुझे खून पीने वाले पिशाचों वाला निबंध पूरा करना है जो ल्यूपिन ने दिया है। मैं भी चलता हूँ, नेविल ने उत्साह से कहा। मैंने भी वो निबंध नहीं लिखा है। जरा ठहरो, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, मैंने तो उसे कल रात ही पूरा कर लिया था। यह तो बहुत बढ़िया है, तब तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, नेविल ने कहा। उसका गोल चेहरा अब परेशान दिख रहा था। मैं लहसुन के बारे में नहीं समझ पाया, क्या उन्हें यह खाना पड़ता है या फिर? नेविल के मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी जब उसने हैरी के कंधों के ऊपर से देखा। वहां पर स्नेप खड़े थे। नेविल जल्दी से हैरी के पीछे छिप गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेप ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मुलाकात के लिए यह अजीब जगह है। हैरी को यह देखकर बहुत परेशानी हुई कि स्नेप की काली आंखें दोनों की तरफ से दरवाजे पर गईं और फिर एक आंख वाली चुड़ैल पर रुक गई। हम यहाँ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हैरी ने कहा। हम तो बस यहाँ टकरा गए। सचमुच? स्नेप ने कहा। पॉटर, ये तुम्हारी आदत है कि तुम अक्सर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए, और हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मैं तुम दोनों को गरुड़ हाउस में वापस जाने की सलाह देता हूँ जहां से तुम आए हो। हैरी और नेवल बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। जब वे मोड़ पर मुड़े तो हैरी ने पलटकर देखा कि स्नेप एक आंख वाली चुड़ैल के सिर पर हाथ फिरा रहा था और उसे काफी गौर से देख रहा था। मोटी औरत की तस्वीर के पास पहुंचकर हैरी नेविल से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने उसे पासवर्ड बता दिया और फिर यह नाटक किया कि वो खून पीने वाले पिशाचों का निबंध लाइब्रेरी में छोड़ आया है। इसके बाद वो जल्दी से पलटकर वहां से भागा। पहरा दे रहे दैत्यों की नजर से दूर होने के बाद उसने दोबारा नक्शा बाहर निकाला और उसे अपनी नाक के पास सटा लिया। तीसरी मंजिल का गलियारा अब वीरान दिख रहा था। हैरी ने नक्शे को बहुत ध्यान से देखा। उसे देखकर बहुत राहत मिली कि सेवरस स्नेप का छोटा बिंदु अब अपने ऑफिस में था। वो भागकर एक आंख वाली चुड़ैल के पास गया। उसने उसका कुबड़ खोला और अंदर घुसकर नीचे फिसलने लगा। कुछ समय बाद वह भी अपने बैग के पास खुफिया गलियारे में पहुंच गया। उसने एक बार फिर नक्शे पर लिखे शब्द मिटाए और भागने लगा। अदृश्य चोगे में पूरी तरह छिपा हुआ हैरी हनी ड्यूक से बाहर सूरज की रोशनी में निकला और उसने रॉन की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने बुदबुदाकर कहा, मैं हूँ। रॉन ने दबे होठों से पूछा, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? स्नेप वहां पर घूम रहे थे। वे लोग हाई स्ट्रीट की तरफ चल दिए। तुम कहाँ हो? रॉन अपने मुंह के कोने से बुदबुदाया। क्या तुम साथ में चल रहे हो? जब तुम अदृश्य होते हो तो बहुत अजीब लगता है। वे लोग पोस्ट ऑफिस तक गए। वहां पर रॉन ने नाटक किया कि वो मिस्र में बिल के पास चिट्ठी भेजने के लिए उल्लुओं की कीमत देख रहा है। वो चाहता था कि हैरी वहां के माहौल को अच्छी तरह से देख ले। वहां कम से कम 300 उल्लू बैठे होंगे जो उसकी तरफ देख रहे थे और शोर मचा रहे थे।
वहां पर भारी भरकम उल्लू तो थे ही, छोटे छोटे उल्लू भी थे जो सिर्फ हनी ड्यूक्स में ही स्थानीय डाक पहुंचाते थे। ये उल्लू इतने छोटे थे कि हैरी की मुट्ठी में समा सकते थे। फिर वे जोको की दुकान में गए। वहां पर हॉगवर्ट्स के इतने सारे विद्यार्थी थे कि हैरी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि उसका पैर किसी पर पड़ जाए और वो विद्यार्थी दहशत के मारे चीखने लगे। वहां पर इतनी मजेदार चीजें थी कि फ्रेड और जॉर्ज को भी मजा आ जाता। हैरी ने फुसफुसाते हुए रॉन को चीजें खरीदने के लिए कहा और अपने चोगे के नीचे से उसे कुछ गैलियन दे दिए। जब वे जोको की दुकान से बाहर निकले तो उनका पर्स काफी खाली हो चुका था। बहरहाल उनकी जेबें फूल चुकी थीं क्योंकि उनमें गोबर बम, हिच की मिठाइयाँ, मेढक के अंडों का साबुन और नाक काटने वाले चाय के कप रखे थे। दिन सुहाना और हवादार था। दोनों को लगा कि ऐसे मौसम में खुली हवा में घूमना चाहिए, इसलिए वे थ्री ब्रूम स्टिक के आगे वाली चढ़ाई चढ़कर चीखती हवेली को देखने गए, जिसे ब्रिटेन की सबसे बुताहा इमारत माना जाता था। यह बाकी गांव से थोड़ी दूर थी। बंद खिड़कियों और उजाड़ बगीचे के कारण चीखती हवेली दिन के उजाले में भी डरावनी दिख रही थी। जब वे फैन से टिककर चीखती हवेली को देखने लगे तो रॉन बोला, हॉगवर्ट्स के भूत तक यहाँ आने से कतराते हैं। मैंने लगभग सिरकट्टे निक से एक बार पूछा था। वो कहता है भूतों का यह मानना है कि यहाँ पर बहुत खराब भूत रहते हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जाहिर है फ्रेड और जॉर्ज ने कोशिश की थी, लेकिन अंदर घुसने के सभी दरवाजे बंद हैं। चढ़ाई चढ़ने के कारण हैरी को गर्मी लगने लगी थी। वह सोच रहा था कि कुछ मिनट के लिए चोगा उतार कर ठंडी हवा खा ले, लेकिन तभी उसे थोड़ी दूर पर कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ी की दूसरी तरफ से हवेली की ओर आ रहा था। कुछ पल बाद मेलफॉय नजर आया। उसके पीछे क्रैब और गोयल भी थे। मेलफॉय उन्हें कुछ बता रहा था। मेरे डैडी का उल्लू कभी भी आ सकता है। सुनवाई में वे ये बताने गए कि मेरे हाथ का कितना बुरा हाल हुआ था। वे ये भी बताएंगे कि मैं 3 महीने तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्रैब और गोयल की करते हुए हंसे। मैं सचमुच चाहता हूँ कि उस बड़े बालों वाले मूर्ख को गरुड़ का बचाव करते सुनूं। वह किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता है, कसम से। समझ लो कि अब वह गरुड़ किसी भी हालत में नहीं बच सकता। मेलफॉय को अचानक रॉन दिख गया, जिससे उसके पीले चेहरे पर तुरंत एक दुष्ट मुस्कान आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वीजली? मेलफॉय ने रॉन के पीछे उजाड़ हवेली को देखा। वीजली, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर रहने के बारे में सोच रहे हो। शायद ये सपना देख रहे हो कि तुम्हारा अपना बेडरूम हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता है। क्या यह सच है? हैरी ने रॉन का दुशाला पीछे से खींचा ताकि रॉन मेलफॉय पर हमला न करे। उसने रॉन के कान में फुसफुसा कर कहा, उसे मुझ पर छोड़ दो। यह इतना सुहाना अवसर था कि हैरी से छोड़ना नहीं चाहता था। हैरी चुपचाप रेंगता हुआ मेलफॉय, क्रैब और गोयल के पीछे गया और नीचे झुककर उसने कीचड़ उठा लिया। मेलफॉय ने रॉन से कहा, हम अभी तुम्हारे दोस्त हैग्रिड के बारे में ही बातें कर रहे थे। हम यह कल्पना कर रहे थे कि वह खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के सामने क्या कह रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है जब उसके गरुड़ का सिर काट दिया जाएगा तो वो क्या रोएगा? छपाक! मेलफॉय के सिर पर कीचड़ पड़ने से उसका सिर झटके से आगे की तरफ हो गया। उसके सुनहरे बाल अचानक कीचड़ में सन गए थे। क्या है? रॉन ठाके मारकर हंस रहा था कि उसे खड़े रहने के लिए फेंस का सहारा लेना पड़ा। मेलफॉय, क्रैब और गोयल पलटकर चारों तरफ पागलों की तरह देख रहे थे। मेलफॉय अपने बाल साफ करने की कोशिश कर रहा था। कौन है? ये किसने किया? यहाँ पर भूत रहते हैं, है ना? रॉन बोला। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मौसम के बारे में बातें कर रहा हो। क्रैब और गोयल डरे हुए दिख रहे थे। उनकी उभरी हुई मांसपेशियां भूतों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। मेलफॉय पागलों की तरह खाली जगह को घूर रहा था। हैरी थोड़ा आगे बढ़ा, जहां पर बहुत बदबूदार और हरा सा कीचड़ पड़ा था। छपाक! इस बार क्रैब और गोयल पर भी कीचड़ की बरसात हो गई। गोयल गुस्से से कूदने लगा और अपनी छोटी छोटी बेजान आंखों को साफ करने की कोशिश करने लगा। कीचड़ वहां से आया था। मेलफॉय ने अपना चेहरा साफ किया और हैरी से 6 फुट दूर इशारा किया। क्रैब आगे बढ़ा। उसके लंबे हाथ किसी प्रेत की तरह आगे फैले हुए थे। हैरी ने उससे बचते हुए एक छड़ी उठाई और क्रैब की पीठ पर दे मारी। छड़ी किसने मारी है यह देखने के लिए जब क्रैब गुलाटियां खाने लगा तो हैरी मन ही मन हंसी के मारे दोहरा हो गया। क्योंकि क्रैब को आसपास सिर्फ रॉन ही दिखाई दे रहा था, इसलिए वो रॉन की तरफ बढ़ा। लेकिन हैरी ने अपना बीच में पैर अड़ा दिया। क्रैब लड़खड़ाया और उसका बड़ा पैर हैरी के चोगे में उलझ गया। हैरी को झटका लगा और चोगा उसके सिर से फिसल गया। एक पल के लिए मेलफॉय हैरी के हवा में झूलते सिर को घूरता रहा। आ! वो हैरी के सिर की तरफ इशारा करते हुए चीखा। फिर वो पलटकर तेजी से पहाड़ी के नीचे भागने लगा। क्रैब और गोयल भी उसके पीछे दौड़ने लगे। हैरी ने चोगे को दोबारा सही किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैरी! रॉन ने हैरी के अदृश्य होने की दिशा में घूरते हुए कहा। भला इसी में कि तुम जल्दी से दौड़ लगा दो। मेलफॉय किसी को बता पाए इससे पहले तुम महल में वापस लौट जाओ। जल्दी! मिलते हैं, हैरी ने कहा और फिर हॉग्समीड जाने वाले रास्ते पर बेतहाशा भागने लगा। मेलफॉय ने जो देखा था, क्या उसे उस पर विश्वास होगा? क्या मेलफॉय की बात पर किसी और को यकीन होगा?
डंबलडोर के अलावा कोई भी अदृश्य चोगे के बारे में नहीं जानता था। अगर मेल्फॉय ने अपना मुंह खोला तो डंबलडोर तो समझ ही जाएंगे कि क्या हुआ होगा। यह सोचकर हैरी के पेट में खलबली होने लगी। हनीड्यूक्स में वापस लौटने पर हैरी भंडार कक्ष की सीढ़ियां उतरकर चोर दरवाजे से घुसा। उसने अपना चोगा उतारकर हाथ में पकड़ लिया और गलियारे में भागने लगा। यह बात तो तय थी कि मेल्फॉय उससे पहले महल में पहुंच जाएगा, पर सब कुछ इस पर निर्भर करता था कि उसे किसी टीचर को खोजने में कितना समय लगेगा। हैरी बुरी तरह हाँफ रहा था, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपनी रफ्तार तक धीमी नहीं की जब तक कि वह एक आंख वाली चुड़ैल वाले दरवाजे के करीब नहीं पहुंच गया। उसने सोचा कि उसे चोगा यहीं छिपा देना चाहिए, क्योंकि अगर मेल्फॉय ने किसी टीचर को खबर दे दी होगी तो उसका भांडा फूट जाएगा। हैरी ने अपना चोगा एक अंधेरे कोने में छिपा दिया और पूरी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। पसीने की वजह से उसके हाथ ऊपर चढ़ते समय फिसल रहे थे। चुड़ैल के कुबड़ के अंदर पहुंचकर उसने उसे अपनी छड़ी से थपथपाया। फिर उसने बाहर निकलकर कुबड़ को बंद कर दिया। जब वो मूर्ति के पीछे से कूदकर बाहर आया तो उसे आवाज आई कि कोई तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। आने वाला कोई और नहीं, स्नेप थे। उनका दिशाला हवा में लहरा रहा था और वो तेजी से हैरी की तरफ आकर उसके सामने रुक गए। वे बोले, तो उनके चेहरे पर विजय का भाव था। हैरी ने मासूम दिखने की कोशिश की, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसके चेहरे पर पसीना था और उसके हाथ कीचड़ में सने थे। अपने हाथों को स्नेप की नजर से छिपाने के लिए हैरी ने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। स्नेप ने कहा, मेरे पीछे आओ पॉटर। हैरी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरा। स्नेप की नजर बचाकर उसने अपने कीचड़ सने हाथ दुशाले के भीतरी हिस्से से पोंछने की कोशिश की। वे सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंचे और स्नेप के ऑफिस के भीतर गए। हैरी यहाँ पहले सिर्फ एक बार आया था और वह तब भी बहुत मुश्किल में था। उसने देखा कि स्नेप ने पिछली बार से अब तक के बीच कुछ नई भयानक गिलगिली चीजें इकट्ठा कर ली थी, जो उनके डेस्क के पीछे शेल्फों पर रखी थी। आग की रोशनी में चमकते भयानक शेल्फ माहौल को और डरावना बना रहे थे। बैठो, स्नेप ने कहा। हैरी बैठ गया, लेकिन स्नेप खड़े रहे। फिर स्नेप बोले, मेलफॉय ने मुझे अभी अभी एक अजीब सी कहानी सुनाई है पॉटर। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बताया कि चीखती हवेली के पास उसे वीजली मिला था, जो अकेला दिख रहा था। अब भी हैरी कुछ नहीं बोला। मेलफॉय का कहना है कि वो वीजली से बातें कर रहा था कि तभी किसी ने उसके सिर पर कीचड़ फेंका। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? हैरी ने थोड़ा हैरान दिखने की कोशिश की। मुझे क्या मालूम प्रोफेसर। स्नेप की आंखें हैरी की आंखों को भेद रही थी। यह गरुड़ वशु को घूरने की तरह था। हैरी ने कोशिश की कि उसकी पलकें न झपकें। फिर मेलफॉय ने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि वो क्या हो सकता है पॉटर? नहीं, हैरी ने कहा, जो अब मासूम बनकर उत्सुकता दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे तुम्हारा सिर दिखा पॉटर, जो हवा में तैर रहा था। एक लंबी खामोशी छा गई। शायद उसे मैडम पॉम्फ्री के पास जाना चाहिए, हैरी ने कहा। अगर वो इस तरह की चीजें देख रहा है तो। तुम्हारा सिर हॉग्समीड में क्या कर रहा था पॉटर? स्नेप ने धीमे से कहा। तुम्हारे सिर को हॉग्समीड जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से को हॉग्समीड जाने की इजाजत नहीं है। मैं जानता हूँ, हैरी बोला। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे पर अपराध बोध या डर की झलक न आए। ऐसा लगता है मेलफॉय को दृष्टिभ्रम हुआ होगा। मेलफॉय को दृष्टिभ्रम नहीं हुआ था, स्नेप गुर्राए। उन्होंने नीचे झुककर उसकी कुर्सी के दोनों हत्थों पर अपने हाथ रख दिए, जिस पर हैरी बैठा था, और अपना सिर हैरी के चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, अगर तुम्हारा सिर हॉग्समीड में था तो तुम्हारा बाकी शरीर भी वहीं था। मैं गरुड़द्वार हाउस में था, हैरी ने कहा, जैसा आपने कहा था। क्या कोई इस बात की गवाही दे सकता है? हैरी कुछ नहीं बोला। स्नेप के पतले चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने दोबारा सीधे खड़े होते हुए कहा, जादू मंत्रालय और सभी लोग मशहूर हैरी पॉटर को सीरियस ब्लैक से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मशहूर हैरी पॉटर अपनी मनमर्जी का मालिक है। उसकी सुरक्षा के बारे में सामान्य लोग चिंता करते हैं तो करते रहें। मशहूर हैरी पॉटर की तो जहाँ मर्जी आएगी वो वहीं जाएगा और परिणामों की परवाह नहीं करेगा। हैरी चुप रहा। स्नेप उसे उकसाना चाहते थे ताकि वो सच्चाई उगल दे, लेकिन उसने संकल्प कर लिया था कि वो सच्चाई नहीं बताएगा। स्नेप के पास कोई सबूत नहीं था अब तक। फिर स्नेप की आंखों में चमक आ गई जब उन्होंने अचानक कहा, पॉटर, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। वे भी बहुत घमंडी थे। क्विडिच के खेल में थोड़ी सी योग्यता होने की वजह से उन्हें लगता था कि वे हम सब लोगों से श्रेष्ठ थे। वे अपने दोस्तों और चमचों के साथ पूरे स्कूल में घमंड से इतराते फिरते थे। तुम दोनों में बहुत सी बातें एक सी हैं। हैरी खुद को रोक पाए इससे पहले उसके मुंह से निकल पड़ा, मेरे पिता घमंडी नहीं थे और ना ही मैं हूँ। तुम्हारे पिता भी नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, स्नेप आगे बोलते रहे। उनके पतले चेहरे पर नफरत के भाव थे। नियम तुच्छ लोगों के लिए थे, क्विडिच कप विजेताओं के लिए नहीं थे। उनका सिर घमंड में इतना फूला हुआ था। चुप रहिए,
हैरी अचानक उछलकर खड़ा हो गया। प्रिवेट ड्राइव में गुजारी आखिरी रात के बाद उसे इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। उसे यह परवाह भी नहीं थी कि यह सुनने के बाद स्नेप का चेहरा सख्त हो गया था और उनकी काली आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगी थी। तुमने मुझसे क्या कहा पॉटर? हैरी चीखा। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे डैडी के बारे में गलत सलत बातें ना कहें। मैं सच्चाई जानता हूँ, उन्होंने आपकी जान बचाई थी। डंबलडोर ने मुझे सब बता दिया है। अगर मेरे डैडी आपको नहीं बचाते तो आज आप यहाँ नहीं खड़े होते। स्नेप की भूरी चमड़ी अब फटे दूध के रंग की हो गई थी। और क्या हेडमास्टर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने किन हालात में मेरी जान बचाई थी? उन्होंने फुसफुसा कर पूछा। या फिर उन्होंने ये सोचकर पूरी बात नहीं बताई कि सुनने के बाद पॉटर के नाजुक कानों को तकलीफ होगी? हैरी ने अपने होंठ काट लिए। वो पूरी बात नहीं जानता था और वो स्नेप के सामने मानने को तैयार भी नहीं था, लेकिन स्नेप ने सच्चाई का अंदाजा लगा लिया। पॉटर, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पिता पर झूठा घमंड करो। उन्होंने अपने चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान लाते हुए कहा। क्या तुम उनकी किसी गौरवशाली या बहादुरी के काम की कल्पना कर रहे हो? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ ताकि तुम किसी मुगालते में न रहो। तुम्हारे देवता समान पिता और उनके मित्रों ने मेरे साथ एक बहुत ही घटिया मजाक किया था। उनकी वजह से मेरी जान जा सकती थी, लेकिन आखिरी समय पर तुम्हारे पिता डर गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। उन्होंने जो किया था उसमें बहादुरी की कोई बात नहीं थी। वह मेरे साथ साथ अपनी भी जान बचा रहे थे। अगर उनका मजाक कामयाब हो जाता तो उन्हें हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाता। अब स्नेप के ऊबड़ खाबड़ पीले दांत बाहर दिखने लगे थे। उन्होंने अचानक थूक उड़ाते हुए कहा, अपनी जेब दिखाओ पॉटर। हैरी जरा भी नहीं हिला। उसके कानों में साए साए की आवाज हो रही थी। अपनी जेब दिखाओ वरना हम सीधे हेडमास्टर के पास चलते हैं। अपनी जेब दिखाओ पॉटर। दहशत में कांपते हुए हैरी ने जोंको की जादुई चीजें और नक्शा बाहर निकाला। स्नेप ने जोंको का थैला उठाया। यह रॉन ने मुझे दिया था। वह जब आखिरी बार हॉग्समीड में गया था तो यह वो सामान लेकर के आया था, हैरी ने कहा। हैरी मनी मन ये प्रार्थना कर रहा था कि स्नेप रॉन से पूछताछ करे इससे पहले उसे रॉन को चेतावनी देने का समय मिल जाए। अच्छा, और तुम तब से तो सारा सामान अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो? कितना प्रेम है। ओह, यह क्या है? स्नेप ने नक्शा उठा लिया। हैरी ने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे का भाव न बदले। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, खाली चंपत्र है। स्नेप ने हैरी पर नजर जमाए रखी और चंपत्र को उलट पलट कर देखा। निश्चित रूप से तुम्हें इतने पुराने चंपत्र की जरूरत नहीं होगी, उन्होंने कहा। क्या मैं इन्हें फेंक दूं? उन्होंने आग की तरफ इशारा किया। नहीं, हैरी तत्काल बोल पड़ा। तो अब स्नेप के लंबे नथुने फड़कने लगे थे। क्या यह भी मिस्टर वीजली का ही बेशकीमती उपहार है या फिर यह कुछ और है? कोई खत जो शायद अदृश्य स्याही में लिखा हुआ है, या फिर इसमें दम पिशाचों के पास से गुजरे बिना हॉग्समीड में पहुंचने का तरीका लिखा हो। हैरी की आंखें छपक गई। स्नेप की आंखें चमक गईं। जरा ठहरो, जरा ठहरो। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकालकर डेस्क पर नक्शे को खोला, फिर छड़ी से चंपत्र को छूते हुए बोले, सारे राज खोल दो। कुछ नहीं हुआ। हैरी ने अपने कांपते हाथों को छिपाने के लिए अपनी मुट्ठियां बांध ली। तुम्हारे अंदर जो भी छिपा है सब बता दो, इसने अपने नक्शे को जोर से ठोकते हुए कहा। नक्शा कोरा का कोरा ही रहा। शांत रहने के लिए हैरी गहरी ठंडी सांसें ले रहा था। इसने अपने नक्शे पर छड़ी मारते हुए कहा, हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर सेवेरस स्नेप तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अपने अंदर की छिपी जानकारी प्रकट कर दो। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथ इस पर लिख रहा हो। नक्शे की चिकनी सतह पर शब्द उभरने लगे। मिस्टर मूनी प्रोफेसर स्नेप को शुभकामनाएं देते हैं और उनसे यह विनती करते हैं कि वे अपने बहुत बड़ी नाक दूसरों के मामले में न अड़ाएं। स्नेप सन्न रह गए। हैरी भी यह संदेश पढ़कर अवाक रह गया, लेकिन नक्शा यहीं नहीं रुका। इस वाक्य के नीचे और वाक्य उभर आए। मिस्टर प्रॉन्क्स मिस्टर मूनी की बातों से सहमत हैं और यह जोड़ना चाहते हैं कि प्रोफेसर स्नेप बदसूरत और मूर्ख हैं। अगर स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती तो हैरी को यह बहुत मजेदार लगता। इसके बाद भी शब्द उभरते रहे। मिस्टर पैटफुड इस बात पर हैरान है कि तुम जैसा बेवकूफ प्रोफेसर कैसे बन गया। हैरी ने दहशत में अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो नक्शे पर आखिरी शब्द उभर आए। मिस्टर वर्मडे प्रोफेसर स्नेप का अभिवादन करते हैं और यह सलाह देते हैं कि वे अपने गंदे और चिपचिपे बाल धोकर आएं। हैरी धमाके का इंतजार करने लगा। तो स्नेप ने धीमे से कहा, हमें इसकी जांच करनी होगी। आग के पास जाकर उन्होंने अंगीठी पर रखे जार से मुट्ठी भर चमकता पाउडर उठाया और उन्हें लपटों में फेंक दिया। ल्यूपिन, स्नेप ने आग की दिशा में कहा, 1 मिनट में यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। पूरी तरह से हैरान हैरी आग की तरफ देखता रहा। उसमें एक बड़ा आकार उभर रहा था जो बहुत तेजी से घूम रहा था। कुछ पल बाद प्रोफेसर ल्यूपिन अंगीठी में से बाहर निकलकर अपने गंदे दुशाले पर लगी राख को साफ कर रहे थे। ल्यूपिन ने धीमे से पूछा, तुमने मुझे बुलाया सेवरस? हाँ, स्नेप ने कहा। अपनी मेज पर आते समय उनका चेहरा गुस्से में ऐड गया था। मैंने पॉटर से उसकी जेब खाली करवाई। उसकी जेब में यह निकला था। स्नेप ने चंपत्र की तरफ इशारा किया।
जिस पर मूनी, वर्मटेल, पेटफुट और प्रॉन्स के शब्द अब भी चमक रहे थे। ल्यूपिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। तो स्नेप ने पूछा। ल्यूपिन नक्शे की तरफ घूर रहे थे। हैरी को ऐसा लगा जैसे ल्यूपिन बहुत तेजी से सोच रहे थे। तो स्नेप ने एक बार फिर पूछा। मुझे लगता है किसी ने इस चंपत्र पर शैतानी जादू किया है। ल्यूपिन, तुम इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, तुम्हें क्या लगता है पॉटर को यह चीज कहाँ मिली होगी? ल्यूपिन ने अपनी नजरें उठाई और हैरी की दिशा में देखते हुए उसे बीच में न बोलने का इशारा किया। शैतानी जादू, उन्होंने धीमे से दोहराया। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है सेवरस? मुझे तो लगता है कि ये चंपत्र हर पढ़ने वाले के बारे में अपमानजनक बातें कहता है। यह बचकाना है लेकिन खतरनाक नहीं। मुझे लगता है हैरी ने इसे जोक शॉप से खरीदा होगा। अच्छा, स्नेप ने कहा। उनका जबड़ा अब गुस्से के कारण सख्त हो गया था। तुम्हें लगता है कि उसे ये जोक शॉप में मिला होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है उसे सीधे निर्माताओं से मिला हो? हैरी को समझ में नहीं आया कि स्नेप क्या कहना चाहते थे और ल्यूपिन ने भी ऐसा ही जताया। तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर वर्मटेल या इनमें से किसी और से? उन्होंने पूछा। हैरी, क्या तुम में से किसी को जानते हो? नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। देखा सेवरस, ल्यूपिन ने स्नेप की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे तो यह जोंको की दुकान का सामान लगता है। जैसा नाटक में प्रवेश करने का संकेत हुआ, रॉन ठीक उसी समय सही समय पर धड़धड़ाता हुआ ऑफिस में घुसा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और स्नेप की डेस्क से जरा सी दूरी पर ही रुका। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर बोलने की कोशिश की। मैंने हैरी को वह सामान दिया था। उसकी सांस अटक गई। जोंको की दुकान में बहुत समय पहले खरीदा था। देखा? ल्यूपिन ने ताली बजाई और खुश होकर चारों तरफ देखा। इससे सारी गुत्थी सुलझ गई। सेवरस, मैं इसे रख लेता हूँ। उन्होंने नक्शे को तय करके अपने दुशाले के भीतर रख लिया। हैरी और रॉन, तुम मेरे साथ आओ। मुझे अपने खून पीने वाले पिशाचों के निबंध के बारे में तुमसे कुछ कहना है। माफ करना सेवरस। जब वे स्नेप के ऑफिस से निकले तो हैरी की हिम्मत नहीं हुई कि वह स्नेप की तरफ देख ले। वह, रॉन और ल्यूपिन बिना कुछ बोले प्रवेश हॉल तक गए। फिर हैरी ल्यूपिन की तरफ मुड़ा। प्रोफेसर, मैं बहाने नहीं सुनना चाहता हूँ, ल्यूपिन ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा। उन्होंने वीरान प्रवेश हॉल में चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे मालूम है कि मिस्टर फिल्च ने इस नक्शे को कई साल पहले जब्त कर लिया था। हाँ, मैं जानता हूँ यह नक्शा है। उन्होंने हैरी और रॉन को हैरान दिखते हुए कहा। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह तुम्हारे पास कैसे आया, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि तुमने इसे लौटाया क्यों नहीं, खास तौर पर उस घटना के बाद जब एक विद्यार्थी ने अपने पासवर्ड लापरवाही से गुमा दिए थे। और मैं तुम्हें नक्शा वापस नहीं दूंगा हैरी को यह उम्मीद थी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। वह तो पूरी बात समझने के लिए उत्सुक था। स्नेप को ऐसा क्यों लगा कि मुझे निर्माताओं ने दिया होगा? क्योंकि ल्यूपिन झिझके, क्योंकि इस नक्शे को बनाने वाले तुम्हें लालच देकर स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते थे। उन्हें बहुत मजेदार लगता। क्या आप उन्हें जानते हैं? हैरी प्रभावित होते हुए बोला। हम मिल चुके हैं, ल्यूपिन ने रूखेपन से कहा। वे इस समय जितने गंभीर दिख रहे थे इतना पहले कभी नहीं दिखे थे। हैरी, अब मुझसे दोबारा यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। सीरियस ब्लैक को तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दम पिशाचों के पास आने पर तुम्हारे कानों में जो आवाजें सुनाई देती हैं उनका तुम पर असर होना चाहिए। हैरी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। इसका बदला तुम यह देकर दे रहे हो। इतने बड़े त्याग को एक जादुई नक्शे के कारण जोखिम में डाल रहे हो। वे दूर चले गए। हैरी को स्नेप के ऑफिस में जितना बुरा लग रहा था उससे ज्यादा बुरा उसे इस वक्त लग रहा था। धीरे धीरे वो और रॉन संगमरमर की सीढ़ियां उतरे। जैसे ही हैरी एक आंख वाली चुड़ैल के पास पहुंचा, उसे अदृश्य चोगी की याद आ गई। अदृश्य चोगा भी चुड़ैल के अंदर ही पड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उसे उठा लाए। सब मेरी गलती है, रॉन ने अचानक कहा। मैंने ही तुम्हें जाने की सलाह दी थी। ल्यूपिन सही कहते हैं, हमने बेवकूफ़ी का काम किया था। हमें यह नहीं करना चाहिए था। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वे उस गलियारे में पहुंच गए थे जहां दैत्य पहरा दे रहे थे। हरमाइनी उनकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर नजर डालते ही हैरी को यह यकीन हो गया कि उसे सारी घटना मालूम हो गई थी। उसके मन में दहशत होने लगी कि क्या हरमाइनी ने प्रोफेसर मैगोनिकल को बता दिया था। जब हरमाइनी उनके पास आकर रुक गई तो रॉन गुस्से में बोला, हमारी हंसी उड़ाने आई हो या फिर हमारी चुगली करके चली आ रही हो? नहीं, हरमाइनी बोली। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और उसके होंठ कांप रहे थे। मैं तुम्हें यह खबर सुनाना चाहती हूँ। हैग्रिड मुकदमा हार गया है। बगबीक को मौत की सजा सुनाई गई है।